नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस ई व्याख्यान में बहुत बहुत अभिनंदन। इस ई व्याख्यान में हम व्यापारिक बैंकों के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने व्यापारिक बैंकों के अर्थ और परिभाषा के रूप में एक व्याख्यान रखा था और उस व्याख्यान में हमने व्यापारिक बैंक क्या है और उसकी आधुनिक परिभाषाएं क्या है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यापारिक बैंक वित्तीय लेन देन करने वाली संस्थाएं होती है, अर्थात मुद्रा के लेन देन करने वाली संस्थाओं को व्यापारिक बैंक कहा जाता है। और व्यापारिक बैंक जो कॉमर्शियल बैंक के रूप में जानी जाती है, अंग्रेजी में कॉमर्शियल बैंक ही कहते हैं और हिंदी में व्यापारिक बैंक भी कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं और व्यावसायिक बैंक भी कहा जाता है इन्हें। और जब हमने इसकी परिभाषाओं के बारे में देखा था तो बहुत कुछ कार्य उभर के सामने आए थे, उन्हें हम विभिन्न तरीकों से बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। और इस व्याख्यान में दो तरीके से हमने व्यापारिक बैंकों के कार्यों को बांटा है। एक तो ये है जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। ये मैंने BL ओझा की पुस्तक में से लिया है। और दूसरा जिसमें इन्होंने मुद्रा व्यापारिक बैंकों के 3 कार्य बताए हैं। जो जितने भी कार्य हैं उनको 3 भागों में बांट दिया। मुख्य कार्य यानी प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस और मिशनलियस फंक्शंस। यानी कि जो मुख्य कार्य है उनको प्राइमरी फंक्शंस और जो दूसरे तरह के कार्य हैं जो सेकेंडरी कार्य कहलाते हैं वो गौण कार्य या फिर इसके सेकेंडरी फंक्शंस, और जो अन्य कार्य हैं वो मिशनलियस फंक्शंस में रखे गए हैं। ठीक इसी तरह से ये एक दूसरा चार्ट है। ये चार्ट मैंने लक्ष्मी नारायण नाथुराम की पुस्तक में से लिया है और ये पुस्तक व्यापारिक बैंकों के कार्यों को 6 बड़े भागों में बांटकर देख रही है और 6 भागों को पुनः जो इनके अंतर्गत कौन कौन से कार्य रखे जा सकते हैं उसके बारे में इसमें विस्तार से दिया गया है। इसको मैं यदि 6 भाग बता दूं, जैसा कि उसमें हमने ये एक तरीका ये है जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और मिसलेनियस के रूप में अलग बांट दिया और उसमें विभिन्न कार्यों को रख दिया। ठीक इसी तरह से दूसरा जो तरीका है वो ये है जिसमें पहला जो है वो जामा स्वीकार का है, दूसरा उधार देने से संबंधित है, तीसरा ग्राहकों के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करने का और सुविधाएं देने का है, और चौथा भारत में जो व्यापारिक बैंकों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं और अन्य कार्यों के अंतर्गत आते हैं उन्हें रखा गया है। और 5वां कार्य साख सृजन से रिलेटेड है, अर्थात जमाओं को निर्माण करना या क्रेडिट क्रिएशन करना। यद्यपि क्रेडिट क्रिएशन के बारे में 2 धारणाएं होती है, एक तो व्यापारिक बैंकों की यानी कॉमर्शियल बैंक्स के लिए क्रेडिट क्रिएशन और एक होता है केंद्रीय बैंक के, सेंट्रल बैंक के लिए, केंद्रीय बैंक के लिए क्रेडिट क्रिएशन होता है। यानी केंद्रीय बैंक द्वारा किस तरह से, सेंट्रल बैंक द्वारा किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, इन दोनों के अलग अलग धारणाएं। क्रेडिट क्रिएशन जहाँ केंद्रीय बैंक की बात आती है, सेंट्रल बैंक की बात आती है, तो वहाँ पर वह मुद्रा को जारी करके क्रेडिट क्रिएशन करती है, मुद्रा की मात्रा को तय करके क्रेडिट क्रिएशन करती है, नई मुद्रा छाप के या फिर जो मुद्रा है उसको रिलीज करके क्रेडिट का क्रिएशन करती है। वहीं जो व्यापारिक बैंक्स होती है वो क्रेडिट क्रिएशन अपने पास जमाओं जो स्वीकार किए जाते हैं उनके एक रेशियो रखते हुए बाकी सब वापस ऋण के रूप में या उधार के रूप में दूसरे लोगों को प्रदान कर देना, ये क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है व्यापारिक बैंकों के लिए। और छठा जो कार्य इन्होंने बताया है वो है कार्यों की नई दिशाएं, जैसे म्यूचुअल फंड है, मर्चेंट बैंकिंग है, लीजिंग और जोखिम पूंजी, फैक्टरिंग, और आजकल तो ऑनलाइन। और आपने देखा होगा कि जब हम जाते हैं कहीं पे दुकान पे या इस तरह से या पेट्रोल भराना भी, तो वहाँ पे एक तो जो आजकल ऑनलाइन पेटीएम वॉलेट वगैरह आए हैं उनके स्कैन कोड होते हैं या स्कैन वो QR कोड होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि एक मशीन होती है जिसमें कार्ड रखा जाता है या कार्ड अब तो आजकल तो ऐसी मशीन आ गई जिसके ऊपर कार्ड स्वाइप करने से भी, यानी कार्ड ऊपर रखने से ही वो
एक्सेप्ट कर लेती है। और एक जो कार्ड इस तरह से मशीन होती है जिसमें कार्ड डाला जाता है, उसमें फिर पिन नंबर मांगते हैं, तो जो अपने एटीएम पिन डाली जाती है, वही एटीएम कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसके द्वारा इस तरह से जो मशीन होती है उस मशीन से ही पे किया जा सकता है। यानी कि इस तरह की चीज़ें भी आ चुकी है। ये सब नई दिशाएं हैं, व्यापारिक बैंकों के नई दिशाओं के अंतर्गत आती है। इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है। तो पहले हम लेते हैं जो इस बीएल ओझा की पुस्तक में जो चार्ट दिया है उसको। व्यापारिक बैंकों के जो मुख्य कार्य हैं उनको प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शन और मिशनलेस फंक्शन, 3 भागों में बांट कर इन्होंने बताया है। जो प्राइमरी फंक्शन से मुख्य कार्य है, उन मुख्य कार्यों में जो सबसे पहले लें तो इसको इन्होंने 2 भागों में लिया है। एक तो है निक्षेप प्राप्त करना। निक्षेप प्राप्त करना यानी यहाँ पे निक्षेप का मतलब है जमाएं स्वीकार करना, रिसीविंग डिपॉजिट्स, इसका मतलब ये है। और इसका दूसरा जो है प्राइमरी जो फंक्शन है उसका दूसरा पार्ट है ऋण व अग्रिम देना। यानी कि एक तो है लेने से संबंधित प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है देने से संबंधित। लेने से संबंधित क्या है कि लोगों द्वारा जो जमाएं की जाती है, लोगों द्वारा जो स्मॉल सेविंग्स की जाती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो वो लोग अपनी बचत, जनता अपनी बचत जब बैंक में रखती है तो बैंक उसको स्वीकार करती है। तो ये जो रिसीविंग डिपॉजिट्स है, रिसीविंग फंड्स है, ये जनता के द्वारा जो धन बैंकों में जमा कराया जाता है उसको स्वीकार करना। और दूसरा है, ये तो लेना हो गया, दूसरा है देना। बैंक अपने पास जो मुद्रा होती है, जो लोगों से वो धन इकट्ठा, लोगों के द्वारा जो जमा होती है उनसे इकट्ठा करके जो एकत्रित करती है, और जो छोटे छोटे करके बहुत बड़े अमाउंट हो जाते हैं, वो वापस ऋण के रूप में या फिर क्रेडिट के रूप में या फिर एडवांस के रूप में व्यावसायिक फर्मों को या हाउस होल्ड सेक्टर को या जो ऋण चाहते हैं, चाहे कार लोन के रूप में हो, चाहे होम लोन के रूप में हो, चाहे इंडस्ट्री स्थापना करने के लिए हो, चाहे फैक्ट्री फार्म स्थापना करने के लिए हो, चाहे किसी या कोई घरेलू सामान खरीदने के लिए हो, किसी भी तरह के जो ऋण हैं या अग्रिम हैं उसके लिए। तो एक तो है निक्षेप स्वीकार करना यानी कि लेना, प्राप्त करना यानी जमाएं स्वीकार करना, और एक है उधार देना या ऋण या अग्रिम के रूप में देना। तो जो जमा स्वीकार वाले में जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होती है कि एक तो है स्थायी जमा, जिसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यानी कि लोग अपनी जो जमाएं होती है वो या तो आप बचत खाते में रख सकते हैं या फिर वो फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हैं या फिर करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं यदि उनको। ऐसे भी हाउस होल्ड भी होते हैं, ऐसे कुछ फर्में भी होती है, ऐसे लोग होते हैं जिनको कंटिन्यू पैसा कभी भी चाहिए तो उस तरह से एक अनलिमिटेड निकाल सकते हैं, अनलिमिटेड जमा कर सकते हैं। उसके लिए वो चालू खाता, करंट अकाउंट खोलते हैं, और जो छोटी छोटी बचतें रखते हैं वो कहलाता है बचत जमा, अल्प बचत या फिर बचत खाता। तो इसमें भी बचत में भी 2 तरह के दे दिए, एक तो अल्प बचत और दूसरा है घरेलू बचत। इसमें देखिए घरेलू बचत तो स्मॉल सेविंग्स जो है वो छोटी छोटी करके और जमा की जाती है, और अल्प बचत में कुछ योजनाएं होती हैं बैंकों के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत या तो रिकरिंग हो सकती है, मतलब जो एक टर्म टाइप होती है, हर महीने जमा करते रहो तो आपको उसको छोटी छोटी जमा हैं एक निश्चित मात्रा में तो उसके बदले में आपको इतना मिलेगा। इस तरह से कुछ अल्प बचत योजनाएं शुरू की जाती है, उसके तहत भी हो सकती है। या फिर कोई इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करके, जैसे पहले कुछ सर्टिफिकेट थे, आजकल बहुत कम मात्रा में इस तरह के कोई होते हैं, एनएससी वगैरह भी कभी कभार होती है, बाकी जारी नहीं होती। कुछ समय पूर्व जब अल्प बचत योजनाएं थी तो खूब सारी डाकघरों के माध्यम से और बैंकों के माध्यम से भी अल्प बचत योजना थी। आजकल रिकरिंग के अलावा बहुत कम योजनाएं इस तरह की देखने को मिलती है। लेकिन जितनी भी है ये सब मैंने बताई, ये सब जमाएं हैं, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में हो, चाहे फिर वो करंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, इस तरह के। और बचत में भी चाहे वो मंथली, जैसे यूनियन बैंक चलाता है मंथली प्लस योजना, जिसमें आप हर महीने मैक्सिमम 30,000 तक आप जमा कर सकते हो। ठीक इसी तरह से एसबीआई की तरफ से भी है रिकरिंग, यानी आरडी जिसको हम कहते हैं। और इसी तरह से हर बैंक के पास में या फिर जो वित्तीय संस्था है उसके पास में जमा करने के लिए अलग अलग
खातों के प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को इसमें रोक रखा है। स्थायी जमा, मांग जमा, अल्प बचत जमा और घरेलू बचत जमा के रूप में डिफाइन कर रखा है। इसके अलावा भी हो सकता है, नई नई चीज़ें आती रहती है, नई नई चीज़ें जुड़ती रहती है। और फिर है देने वाली बात, ये तो लेने वाली बात थी, जमा स्वीकार बनने, ये है उधार से संबंधित है। उधार में ऋण देने से संबंधित है, अग्रिम देने से संबंधित है, नकद साख देने से संबंधित है, और बिलों और हुंडियों की कटौती से संबंधित है, और अधिविकर्ष के संबंधित है। अब इसमें ऋण देना तो आप सभी जानते हैं, यानी कि जो लोन लिया जाता है, चाहे वो हमारे द्वारा मतलब हाउस होल्ड द्वारा लिया जाता हो, या व्यापारियों द्वारा लिया जाता हो, या व्यवसायों द्वारा, या फिर कार लोन हो, या कुछ किसी भी तरह के जो लोन होते हैं वो। और अग्रिम भी इसको कह सकते हैं, जैसे कई बार हम ले रहे होते हैं कोई चीज़, तो उससे खरीदी नहीं, उससे पहले ही बैंक उस एस्टिमेट के आधार पर हमें वो चेक या वो ड्राफ्ट जारी कर देती है अगली कंपनी के नाम में, और वो जमा कर देती है। उसके बाद अपने को सामान मिलता है। या फिर होम लोन के अंतर्गत भी ऐसे होता है, जब प्लॉट है उसके ऊपर आप मकान बनाना चाहते हो, तो आप एस्टिमेट जमा कर दीजिए, आपको किस्तें एडवांस के रूप में मिलती जाएगी। जो जो आप घर बनाओगे, जो जो उसका लेवल बनता जाएगा, त्यों त्यों वो आपको किस्तें उससे पहले अग्रिम के रूप में मिलती जाएगी। इसी तरह से नकद साख के रूप में भी है। नकद साख के रूप में आजकल बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन एक मैं बताता हूँ आपको। क्रेडिट जो कार्ड होता है वो एक लिमिट देता है कि इतने तक आप अपने पास जमा पैसा है, उसके अलावा भी आप इतने मात्रा में खर्च कर सकते हो। यानी कि एक तो वो चीज़ है जो कि आप अपनी जमा पूंजी में से निकाल सकते हो या खर्च कर सकते हो। जैसे एटीएम की बात की मैंने, या फिर ऐसे डेबिट कार्ड की बात की, जो कि आप जहाँ पे कोई भी सामान खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे उस एटीएम या डेबिट कार्ड से आप पैसे कटवा सकते हैं। वो कहाँ से होगा? वो आपके जमा पूंजी में से होगा, अर्थात आपके खाते में जमा है तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में वो लिमिट तक आप, जैसे 1 लाख की लिमिट है, तो 1 लाख तक आप खरीदी कर सकते हो, चाहे कुछ भी खरीद रहे हो या कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हो। वो निर्धारित समय देते हैं, तब तक वो वापस उस क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट होगा, जिस बैंक द्वारा जारी किया जाता है, वहाँ पे आपको जमा करने होंगे। तब तक आप उस पैसे को क्रेडिट के रूप में या एडवांस के रूप में खर्च कर सकते हो, ले सकते हो। इसी तरह से अब आगे चलते हैं। दूसरा है गौण कार्य, यानी कि सेकेंडरी फंक्शंस। इस सेकेंडरी फंक्शन में एक तो है साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात की थी। और सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है मुद्रा को जारी करना, मुद्रा रिलीज करना, मुद्रा की मात्रा के अनुसार मुद्रा जारी करना, इश्यू द नोट्स और इश्यू मनी। और व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन है, इसका मतलब होता है जो वो मांग जमाओं के रूप में प्राप्त करते हैं, उनमें से एक हिस्सा रखते हुए बाकी सब ऋणों के रूप में या उधार के रूप में या फिर क्रेडिट के रूप में लोगों में, व्यवसायियों में, या फिर मार्केट में उधार के रूप में या ऋणों के रूप में या फिर निकासी इसके रूप में दे देना। और जितना ज़्यादा दे सकता है उतना ही ज़्यादा वो ब्याज वापस कमा सकता है। लेकिन उसके पीछे वो कुछ न कुछ गारंटी जरूर लेता है, अन्यथा एनपीए बढ़ने की संभावना रहती है। अर्थात नॉन पेमेंट असेट्स जो होते हैं, यानी कि जो पुनर्भुगतान जिनका नहीं हो पाए, ऐसे नहीं हो, इसलिए पुनर्भुगतान हो, ऐसी वो गारंटी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फिर है प्रतिनिधि कार्य, यानी कई बार वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी कार्य करते हैं। कई बार वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी कार्य करते हैं। कौन? बैंक। और फिर है अन्य कार्य, मिशनस वर्क्स। इसमें है सामान्य उपयोगी सेवाएं। और दूसरा है बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा, आंकड़े संकलन करना, वित्तीय परामर्श देना और अन्य सहायता। अब इसमें आप देखना कि जब हम बैंक जाते हैं तो सबसे पहले बात की जाती है कि बचत खाता खुलवा दीजिए, और ज़्यादातर बचत खाते के लिए ही प्रमोट किया जाता है। करंट अकाउंट तो उन लोगों को खोलना होता है जो कि जिनका ज़्यादा पैसे निकालने का, और कोई अनलिमिटेड कभी भी दिन में भी कितनी बार निकाल दिया और वापस जमा करना हो तो इतने कर। लेकिन बचत खाते के लिए, उसके बाद में जब बात की जाती है तो आरडी एफडी की जाती है। और उसके बाद आप बैंक को लगता है कि ये ठीक ग्राहक है, तो उधार देने के बाद भी कहेंगे, और एक साथ में ये भी कहेंगे कि आप लॉकर ले लीजिए।
हमारी बैंक आपको ये सुविधा देती है कि आपकी यदि ये बचत खाता यहाँ पर है और यदि या फिर आपका लोन है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने पास में जो बहुमूल्य चीज़ें हैं या फिर ऐसी वस्तुओं को जो आप रखना चाहते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके लिए आप लॉकर ले लीजिए। हम आपको लॉकर इस रेट पर या सालाना इस दर पर देने को लिए तैयार हैं, क्योंकि आप हमारे कस्टमर हैं और आप अपने सामान यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब लॉकर रखा लिया जाता है तो उस लॉकर में बहुमूल्य धातुएं हो, बहुमूल्य चीज़ें हों, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, आप वहाँ पे उसको रख सकते हैं। तो उसकी भी वो सुविधा देते हैं, यानी लॉकर्स की सुविधा देते हैं। और फिर है आंकड़े संकलन, यानी कि जो डेटा कलेक्शन का कार्य है वो भी करते हैं, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स होती है आजकल, स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व हो गया, डेटा कलेक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया हर जगह। और कई बार तो ऐसा है कि सांख्यिकी का बेजा उपयोग भी किया जाने लगा है, दुरुपयोग भी किया जाने लगा है। यानी कि जो सांख्यिकी है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है ऐसी जगहों पर, लेकिन बैंक वगैरह में ऐसा नहीं होता है। बैंकों में जो कुछ भी होता है सब कुछ एकदम क्लियर कट होता है। यदि नहीं होता है तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ या बहुत कुछ घोटाले या स्कैम की या फिर फ्रॉड की संभावना रहती है। आप लोगों ने यदि वो स्कैम की वो मूवी देखी हो तो उसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इस तरह से आंकड़े संकलन करने का कार्य भी करती है। और जब जब गवर्नमेंट को चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए, या फिर अपनी साख बढ़ाने के लिए, लोगों में अपना विश्वास पैदा कराने के लिए, अपने ग्राहकों को ज़्यादा जोड़ने, अपनी तरफ ग्राहकों को ज़्यादा जोड़ने के लिए भी बैंक्स अपने डाटा जर्नल्स में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो चाहे टीवी में हो, वो आप पर प्रसारित करता है, पब्लिश कराता है, जिससे उनके ग्राहक भी बढ़े या फिर उनकी साख बढ़े, या फिर वो अपना बता सके कि ये इतना हमने इतना प्रॉफिट कमाया है, या फिर इतने हमारे ग्राहक हैं, या इतने ग्राहकों को हमने सुख सुविधाओं के लिए जो सेवाएं प्रदान की है, इस तरह से बता सकते हैं। और वित्तीय परामर्श के लिए भी आजकल बैंकिंग व्यवस्था है, जिसमें यदि हमें किसी तरह की कोई वित्तीय परामर्श की आवश्यकता हो या पता करना हो, सिविल स्कोर से लेने से संबंधित, या अन्य कोई बैंक से लेन देन से संबंधित, या वित्तीय किसी भी तरह के, चाहे आजकल तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बैंक्स, हेल्थ कंपनी, जो हेल्थ इंश्योरेंस जारी करने वाली कंपनी, उनके साथ टाई अप करके वो भी देना शुरू कर दिया, और उस तरह की सेवाएं भी शुरू कर दी उन लोगों ने, वित्तीय इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की सेवाएं भी इन्होंने शुरू कर दी। इसके साथ ही जो शेयर मार्केट और अन्य जितने भी मार्केट है या म्यूचुअल फंड्स है या फिर इनके बारे में भी आजकल जो वो सेवाएं प्रदान करते हैं, साथ में वित्तीय परामर्श भी देते हैं। और इस तरह से अन्य कई कार्य इनके पास में हैं जो कि ये करते हैं। और दूसरा, यदि ये लेते हैं हम इस चार्ट को, आप जब प्रश्न पूछा जाए व्यापारिक बैंकों के कार्य, तो आप चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं जवाब, और चाहें तो आप इस तरह से, ये जो दूसरा चार्ट है इस तरह से भी दे सकते हैं। दूसरे चार्ट में जो है 6 तरह के कार्य बांटे गए हैं। इसमें जमाएं स्वीकार करना, जिसमें चालू खाता, बचत खाता, सावधि खाता या अवधि खाता, और जमाओं के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट, जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, टर्म डिपॉजिट हो सकता है, या फिर फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, या फिर एनएससी हो सकती है। मैंने अभी आपको इंदिरा विकास पत्र और इस तरह से कुछ किसान विकास पत्र इस तरह से के नाम से भी पहले आते थे, आजकल तो कम है सर्टिफिकेट, लेकिन होते थे और होते हैं, समय समय पर आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा है उधार देना। पहला जमा स्वीकार करना यानी कि प्राप्त करना, दूसरा है देना, लेना, और दूसरा हो गया देना, उधार देना। उधार में वो वही चीज़ें हैं वापस, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था कि किस किस तरह से वो दे सकते हैं। नकद साख के रूप में दे सकते हैं, ओवरड्राफ्ट के रूप में दे सकते हैं, अग्रिम के रूप में दे सकते हैं, और बिलों की खरीद या कटौती के रूप में भी वो कर सकते हैं। और तीसरा है ग्राहकों के लिए एजेंसी के कार्य व सुविधाएं प्रदान करना। इसमें जो मुख्य कार्य हैं, वित्तीय गारंटी या सूचना देना। यद्यपि कई बार वित्तीय गारंटी बहुत महंगी पड़ जाती है, जैसे ICICI बैंक ने नीरव मोदी और उनको दी थी, उनके सहयोगियों को या उनके फर्म को दी थी, वो बहुत बुरी साबित हुई। लेकिन जो उनकी रेप्यूटेड फर्म होती है, रेप्यूटेड व्यवसायी होते हैं, या रेप्यूटेड जो उनके ग्राहक होते हैं, उनको बैंक्स दूसरी जगह से कोई सामान खरीदने या फिर कोई फर्म इस्टेब्लिश करने या फिर कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो फाइनेंशियल गारंटी भी देती है। फिर है चेक, बिल आदि की राशि एकत्रित करना। जैसे हम मान लेते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति ने मैं किसी व्यक्ति में पैसे मांगता हूं या मुझे आवश्यकता है,
तो मैं किसी व्यक्ति से ले रहा हूँ तो कैश न दे के वो मुझे चेक देता है, तो वो चेक मैं अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दूंगा। तो बैंक का ये दायित्व रहता है कि वह उस चेक को भुनाए, अर्थात इस तरह के बैंक जो चेक और बिल होते हैं उनको भी वो इसका भी निस्तारण करती है और वो अपने आप पैसा उनके खाते से अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाती है। मुद्रा का हस्तांतरण करने का कार्य भी करती है। अब इसमें आरटीजीएस भी हो सकता है, तो नेफ्ट भी हो सकता है, एनईएफटी भी हो सकता है। तो आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं, जैसे इससे पहले वाले व्याख्यान में मैंने कहा था कि बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब तो घर बैठे भी आप कर सकते हो 24/7। उसके कई तरह के नेट बैंकिंग हो सकती है या फिर यूपीआई के जरिए हो सकती है, जो कि आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है, या फिर आप और भी कई है तरीके जिसके माध्यम से हाँ मुद्रा का हस्तांतरण तुरंत हो सकता है। बल्कि ये भी करती है कि ये मुद्रा अंतरण का कार्य भी करती है और हस्तांतरण का कार्य भी करती है, अर्थात कोई अन्य मुद्रा है तो उस मुद्रा को अपने भारतीय मुद्रा के रूप में भी परिवर्तित करके देती है। लॉकर की सुविधा भी देती है, जैसा आपने बात की थी। प्रतिभूतियाँ और शेयरों के क्रय विक्रय के बारे में भी ये आजकल कार्य करती है, और उसकी तरह की वित्तीय सुविधाएँ और सेवाएँ भी और परामर्श भी प्रदान करती है। विदेशी विनिमय भी कार्य भी करती है। और चौथा कार्य जो है भारत में अन्य कार्य, व्यक्तिगत ऋण की सुविधा देना, साझेदारी सर्टिफिकेट, साख हस्तांतरण की व्यवस्था करना, ग्राहकों के लिए धनराशि एकत्रित करना व भुगतान करना, साख कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड, ट्रेवलर चेक भी आजकल दिए जाते हैं। ट्रेवलिंग, अभी आपको कहीं पे फिक्स ट्रेवलिंग करनी है तो उसके लिए ट्रेवलिंग चेक दिए जाते हैं। ट्रेवलिंग कार्ड भी मिलते हैं आजकल, जो केवल उस पर्टिकुलर ट्रेवल करने तक के लिए ही काम होते हैं। फिर उपहार गिफ्ट चेक भी होते हैं। फिर ताला बॉक्स और रात्रि सुरक्षा, यानी कि यहाँ पे वो लॉकर की बात कर रहे हैं, लॉकर की बात है ये, तो जो अपन पहले बात कर चुके हैं उसमें वही है। और फिर एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन के तहत जो हम सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं एटीएम कार्ड के ज़रिए। और आजकल तो वो भी मोबाइल और एटीएम मशीन और एटीएम कार्ड तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके भी आपस में पैसे का लेन देन किया जा सकता है। बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग तो आजकल बैंक्स वगैरह में जाते ही नहीं हैं, क्योंकि सब कुछ चीज़ें एटीएम के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से ही हो जाती है संभव, इस कारण से। और पांचवा साख सृजन का कार्य है, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं क्रेडिट क्रिएशन। और फिर छठा है कार्यों की नई दिशाएं, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में, मर्चेंट बैंकिंग के बारे में, लीजिंग के बारे में, जोखिम पूंजी के बारे में और फैक्टरिंग के बारे में मैंने कुछ डिस्कशन किया था। और ये भी किया था कि वर्तमान में जो व्यापारिक बैंकों के कार्य हैं वो ऑनलाइन और इंटरनेट के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बहुत अधिक होने के कारण अनेक नए आयाम दिनों दिन आ रहे हैं हमारे सामने। और उन सुविधाओं का हमें फ़ायदा मिल रहा है और हम सभी उनका लाभ भी उठाते हैं। और इवन जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं वो भी इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाकर अपने कम समय में अधिक कार्य करते हैं, या अपने जो अधिक समय लगता था पहले उस समय को ये कम कर रहे होते हैं और अन्य कार्य में उनका वो जो बचा हुआ समय उसमें लगाते हैं। धन्यवाद।